जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई हिंदी प्रैक्टिस सेट थर्ड। ठीक है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है बेटा आपका हिंदी का। ओके, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले सबका सपना है भैया कि यूपी पुलिस की नौकरी का है, चाहे एसआई बने या फिर आपके यूपी पुलिस में कांस्टेबल बने। ठीक है, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और इसमें टोटल नंबर आप क्वेश्चन बेटा जो है वो आपके 50 दिए गए हैं। 50 क्वेश्चन है और मोस्टली आपके ऑल टॉपिक पर आधारित है, मतलब आपकी पूरे जो टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन सब पर आधारित है प्रैक्टिस सेट। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, तो स्किप करके मत जाइएगा। बेटा पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि सर्वनाम का भेद बताना है। आपका यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि बाहर कोई रो रहा है। ठीक है, इसमें पूछा गया है सर्वनाम के किस भेद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो कोई लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये जो कोई लिखा हुआ है, ये जो कोई लिखा हुआ है एक्चुअली में किस प्रकार का सर्वनाम है। क्या किसी पुरुष के बारे में बता रहा है? तो बिल्कुल नहीं, पुरुष के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहा है। दूसरा कह रहा है प्रश्न यहाँ पर कर रहा है, कोई एक प्रश्न बिल्कुल ही नहीं करता है। ओके, आगे दिया गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब क्या हुआ, आप घर में बैठे हुए हैं, बाहर से रोने की आवाज़ आती है, तो आप कह रहे हैं कि बाहर लगता है कोई रो रहा है। तो उस कोई का मतलब हो गया उस व्यक्ति के बारे में आप जानते नहीं है जो बाहर रो रहा है। अगर जानते होते तो प्रॉपर नाम लेते कि ये व्यक्ति रो रहा है। मतलब निश्चितता का बोध है नहीं, अनिश्चितता का बोध है यहाँ पर, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। संबंध बताने की यहाँ पर बात ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो कोई क्या है बेटा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि क्रिया का भेद बताना है। ठीक है, क्या किया गया है प्रश्न बेटा? क्रिया का भेद बताइए। प्रश्न है क्रिया का भेद बताइए। ध्यान से देखिएगा, आंसर आप कर सकते हैं तो आप जल्दी जल्दी करते रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी आपको पता चलती रहे। वह खाना खा रही है, ये बेटा एक वाक्य दिया गया है और आपसे पूछा गया है क्रिया का कौन सा भेद यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्या यहाँ पर सकर्मक क्रिया दी गई है, अकर्मक क्रिया दी गई है? अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जिस वाक्य में, या फिर कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्म नहीं दिया गया होता है। ठीक है, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता और क्रिया होती है वो आपकी अकर्मक होती है। सकर्मक का मतलब होता है वाक्य में कर्म दिया गया होता है, उसके बाद क्रिया आपकी दी गई होती है, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा? वो आपकी सकर्मक होता है। प्रेरणार्थक में क्या होता है? कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से काम करवाता है। और द्विकर्मक में क्या होता है कि आपके वाक्य में दो दो कर्म दिए गए होते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, यहाँ पर खाना एक आपका कर्म दिया गया है। खाना क्या है बेटा? एक कर्म है। और यहाँ पर खा रही है एक आपकी क्रिया है। तो खाना क्या है? कर्म है, इसलिए खा रही यहाँ पर क्या होगा? क्रिया सकर्मक होगी क्योंकि कर्म के साथ आई हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा? सकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और ये आ चुका है, चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न दिया गया है कि उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर उचित संबंध बोधक को भरना है, अर्थात संबंध बताने वाला जो वास्तव में संबंध जोड़ने का काम करे वो यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, बेटा कह रहा है कि पैसे को जेब रखो। अब जेब में क्या करो? मैंने आपको पैसा दिया, आपने क्या किया? जेब के अंदर रख लिया, मतलब के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अन्य ऑप्शन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने बेटा आ चुका है। संज्ञा का भेद बताना है। प्रश्न है संज्ञा का भेद बताइए। संज्ञा का एक्चुअली यहाँ पर कौन सा भेद है आपसे पूछा गया है। ठीक है, भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल सच बात है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो वीरता लिखा हुआ ना, मतलब कह रहा है यहाँ पर जो ये वीरता लिखी हुई है, यहाँ पर एक्चुअली में संज्ञा का कौन सा भेद है? संज्ञा का कौन सा भेद है? कौन सी संज्ञा यहाँ पर है? क्या यहाँ पर एक जातिवाचक संज्ञा है? तो बेटा जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि किसी जाति विशेष का बोध होता है। दूसरी बात है भाव। वीरता बेटा क्या है? एक आपका भाव है,
तो वीरता जब आपका भाव है तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा आपके वीरता में दी गई है। व्यक्ति में किसी प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, जैसे मेरा आपका नाम किसी का भी नाम हो सकता है। किसी वस्तु का संसार में नाम अगर है वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। अगर समुदायवाचक की बात करें तो बेटा जैसे टीम है, सेना है, ये आपके सेना वगैरह ना, ये आपके समुदायवाचक में आते हैं। ओके, चलिए ये बातें मैं एक्चुअली क्या है ना डिटेल करने की कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा कर सकता हूं, लेकिन 50 क्वेश्चन को कवर करना तो ज़्यादा डिटेल करने में समय भी बहुत वेस्ट हो जाएगा, पर फिर भी मैं बताते हुए चलूंगा, इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि विशेषण का भेद बताना है। प्रश्न है विशेषण का भेद कौन सा है? ये आपके दिए गए हैं और ये वाक्य दिया गया है, मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए, मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए। और इसमें कह रहा है जो 4 दिया गया है, ये जो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ना, एक्चुअली विशेषण का कौन सा भेद है? आपसे वो जानना चाहता है कि 4 में विशेषण का कौन सा भेद है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। गुण के बारे में बता रहा है तो यहाँ पर गुण के बारे में नहीं बता रहा कि मोटा है, पतला है, लंबा है, रंगीन है, काला है, पीला है, गुण नहीं बताए जा रहे भाई, इसलिए ये होगा नहीं। 4 यहाँ पर आपका क्या दिया गया है? संख्या के बारे में बताता है, 1 2 3 4, तो संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 यहाँ पर जो दिया गया है उस संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा बताने वाला, तो 4 1 2 3 4 मात्रा तो बताते नहीं है, कम ज़्यादा थोड़ा ये सब मात्रा बताने का काम करते हैं। अनिश्चय संख्यावाचक मतलब संख्यावाचक तो है लेकिन संख्या निश्चित नहीं है। यहाँ पर तो 1 2 3 4 आपकी निश्चित संख्या दी गई है, इसलिए ऑप्शन आपके आगे आने वाले भी कट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि क्रिया विशेषण का भेद बताइए। क्या दिया गया बेटा? क्रिया विशेषण का भेद बताइए। क्या कह रहा है? क्रिया विशेषण का भेद बताना है। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले जो विशेषण होते हैं वो आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और यहाँ पर आपसे बात की गई है कि क्रिया विशेषण का भेद बताना है। आपके सामने जो वाक्य है वो दिया गया है कि मैं उसे भली भांति जानता हूँ। ये आपके सामने वाक्य है और आपसे कह रहा है जो भली भांति दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो भली भांति दिया गया है ना, यहाँ पर कौन सा विशेषण है, ये आपसे पूछा गया है। क्या भली भांति आपके रीतिवाचक के अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल सही है, रीतिवाचक दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भली भांति क्या है बेटा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगर कालवाचक की बात करें तो काल को बताने का काम करेगा, परिमाणवाचक में मात्रा को बताने का काम करेगा, स्थानवाचक में किसी स्थान के बारे में बात करेगा, लेकिन भली भांति क्या है? आपका रीतिवाचक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि लड़का, हाँ बेटा ये प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न दिया गया है कि लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद दिया गया है? आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो जल्दी से बोल रहा है ना, ये जो जल्दी से लपक के है ना पहुंच गया लड़का, तो कह रहा है कि जल्दी से यहाँ पर जो दिया गया है वो पद का कौन सा भेद है? क्या योजक के नाम से जाना जाएगा इसे, या फिर क्रिया विशेषण बोला जाएगा, या फिर विशेषण बोला जाएगा, या फिर सर्वनाम? योजक जोड़ने का काम करता है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाने का काम करता है। विशेषण बेटा आपके क्या होते हैं? कर्ता और कर्म, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने का काम करता है। और दूसरी बात अगर हम बात करें सर्वनाम की, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द आपके सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? लड़का जल्दी से लपक कर पहुँचा। तो जल्दी से एक्चुअली क्या है? जल्दी से क्या है? तो ये बेटा क्रिया विशेषण है, क्योंकि लपक कर पहुंचने की बात कर रहा है और जल्दी से भी कर रहा है, मतलब विशेषता यहीं की बतलाई जा रही है, इसलिए जल्दी से क्या है बेटा? आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्या है? जल्दी से आपका क्रिया विशेषण है। ओके एक मिनट, जल्दी से क्या है बेटा? क्रिया विशेषण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसती है। वाक्य में
क्रिया का समुचित उदाहरण है, मतलब कह रहा है वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण किसके अंतर्गत आता है, मतलब सकर्मक के अंतर्गत आता है, प्रेरणार्थक में आता है, द्विकर्मक आता है या फिर सकर्मक आता है। क्रिया का बताना है कि कौन से उदाहरणों के अंतर्गत आता है। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है ये वाक्य, अकर्मक के अंतर्गत आता है, प्रेरणार्थक है या फिर द्विकर्मक है। तो मैं आपको बताता हूँ, चिंता ना करो, मेरे साथ जुड़े हुए हो, कोई डाउट नहीं रहने वाला। तो मीरा जोर से हंसी, इसमें क्या कर्म दिया गया है, तो इस वाक्य में आपके कर्म का पता ही नहीं है। तो जब कर्म नहीं है इसका मतलब अकर्मक है, तो जायज़ सी बात है क्रिया भी अकर्मक होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अकर्मक। प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं न काम करके किसी दूसरे से करवाता है, सकर्मक में कर्म दिया गया होता है, द्विकर्मक में आपके वाक्य में दो दो कर्म दिए गए होते हैं। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भूतकाल में बदलना है आपको, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, कह रहा है कि भूतकाल में बदलिए। बेटा बच्चे चिल्ला रहे हैं, ये आपका वर्तमान काल में दिया गया है। किस काल में है? वर्तमान काल में है। और कह रहा है आप इसे भूतकाल में बदलिए, मतलब भूत में ले जाइए। भूतकाल जानते हो ना, 3 काल होते हैं आपके, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूत, वर्तमान, भविष्य वैसे होते हैं। तो 3 में से कह रहा है कि वर्तमान काल में दिया गया है, भूतकाल में बदलना है। तो बच्चे चिल्लाएंगे, ये तो बेटा भविष्य की बात कर रहा है। यहाँ पर बच्चे चिल्लाएंगे मतलब भविष्य की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए तो कट हो जाएगा। बच्चे चिल्ला रहे हैं तो चिल्ला रहे हैं, ऊपर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, इसलिए सेम सेम वाला तो काम ही नहीं होगा। बच्चे चिल्लाते हैं, यहाँ पर भी बेटा वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान की बात कर रहा है, सी भी कट हो जाएगा। इसमें भी वर्तमान की बात कर रहा है, इसलिए ये भी कट हो जाएगा। बच्चे चिल्ला रहे थे, ये बेटा भूतकाल में दिया गया है। ठीक है, भूतकाल में। अब एक्चुअली आपसे बोला भी गया है कि इसे भूतकाल में चेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जिसमें भूतकाल में बदल के आया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग, लिंग बेटा हिंदी में आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका पुल्लिंग होता है, दूसरा आपका स्त्रीलिंग होता है। जो पुरुष जाति के बारे में बताने का काम करते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और जो स्त्री के बारे में बताने का काम करते हैं, फीमेल जेंडर के बारे में बताने का काम करते हैं, वो आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर कह रहा है बुद्धिमान, बुद्धिमान यहाँ पर बेटा किस में दिया गया है? ये आपके पुल्लिंग में दिया गया है, पू मतलब पुल्लिंग में दिया गया है, और स्त्रीलिंग में इसको एक्चुअली में चेंज करना है। प्रश्न आपका 10वें नंबर का है, बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान से इसे देखो, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है। क्या बुद्धिमती होगा? क्या बुद्धिमती होगा? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या बुद्धिमती होगा, बुद्धिमान्य होगा, बुद्धिवाली होगा, विदुषी होगा? अब विदुषी में आप जाके हो सकता है फंस जाए कि बुद्धिमान है और वो विदुषी है। विदुषी बेटा विद्वान का होता है। ठीक है, विद्वान, विद्वान आपका पुल्लिंग होता है, और विद्वान का जो स्त्रीलिंग है वो विदुषी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ रहेगा नहीं। इसके बाद बात करेंगे बुद्धिमान का स्त्रीलिंग, बुद्धिमान्य होता नहीं है, बुद्धिवाली होता नहीं है, एक्चुअली में बुद्धिमती होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती होगा, राइट आंसर है बुद्धिमती। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग किया गया है? मतलब आप जानते हो कि वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका कर्तवाच्य होता है, दूसरा कर्म होता है, और तीसरा भाववाच्य होता है। वाच्य तीनों के आगे लगेगा। ठीक है, तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अब कह रहा है कि भाववाच्य का प्रयोग किस में किया गया है? भाव में क्या होता है ना, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे ये नहीं किया जाता, मुझसे वो नहीं किया जाता। अगर इस तरीके का वाक्य मिलता है तो वहाँ पर क्या होगा? भाववाच्य आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल पर बात करते हैं। लड़कियों ने माँ को देखा, यहाँ पर ऐसी कोई भाव की बात नहीं कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है, इसलिए इससे मतलब नहीं है। उससे फल नहीं खाए गए, अब देखो इसमें क्या है, उससे खाए नहीं गए, उससे पढ़े नहीं गए, उससे चला नहीं गया, उससे जाया नहीं गया, उससे ये नहीं किया गया, उससे वो नहीं, इस तरीके का अगर दिया गया है तो बेटा भाववाच्य में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका ऑलरेडी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपके भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। घोड़ा ही निनाता है आपके वर्तमान काल में दिया गया है, तो इससे मतलब भी नहीं है। यह काम तुमसे संभव है, इससे भी मतलब नहीं। तो भाववाच्य में क्या होता है ना एक्चुअली कि
मुझसे किया नहीं जाता। नकारात्मकता का भी बोध कहीं ना कहीं होता है, चला जाए, खाया जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, इस तरीके से कुछ दिया जाता, मतलब मेरे से ये नहीं होता, इस तरीके की बातें होती है। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है बेटा, भाववाच्य होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी का आपको वचन बताना है कि पानी में कौन सा वचन है। बेटा हिंदी की अगर हम बात करें तो आपको दो वचन देखने को मिलेंगे। एक आपका एक वचन होता है हिंदी में, और आपको दूसरा क्या होता है, बहुवचन देखने को मिलता है। मतलब हिंदी में आपको दो वचन देखने को मिलते हैं, मतलब एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द आपके वचन कहलाते हैं। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। यहाँ पर कह रहा है कि एक और बहुवचन आपके दो प्रकार के होते हैं। तो अब पानी को बताना है कि एक वचन है या फिर बहुवचन है। पानी को बताना है एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो इसे ध्यान से आप देखो, आंसर तो आप खुद ही कर लोगे। यार यहाँ पर देख रहे हो पानी, पानी मतलब कह रहा है मुझे पानी दे दो, मुझे पानियाँ दे दो, मुझे पाने दे दो, ऐसा कुछ तो है नहीं। स्थिर है, इसे आप बदल नहीं पा रहे हो, मतलब सदैव वाली अवस्था में ये चल रहा है। तो बेटा ये सदैव एक वचन में रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है, ए नहीं है, ए तो एक वचन में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पानी हमेशा एक वचन में होता है और इसका प्रयोग भी हमेशा एक वचन में ही होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से रेफ की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा। रेफ जानते हो कि नहीं जानते हो। इस तरीके से किसी अक्षर में ऐसे उड़ंत लगा देते हैं। उदाहरण में लिख देता हूँ, जैसे कर्म में ऐसे करके लगी होती है उड़ंत ना, यही बेटा आपकी रेफ होती है। तो आप तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। पहचानना कौन सा, देखो कह रहा है कि दुर्व्यसन, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका, दुर्व्यसन। अब कह रहा है अशुद्ध शब्द का चुनाव करना है, तो एक्चुअली में क्या है, ये तो आपका भैया बिल्कुल सही दिया गया है। अगर बात करें पुनर्नवा, अब इसको देखो, अगर हम लिख के देखें तो ऐसे लिखेंगे पुनर्नवा, इस तरीके से, लेकिन ये एक्चुअली तो इस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसे हम और सुधार करके लिखेंगे, मतलब बिल्कुल सही अवस्था में लिखेंगे, तो जब कभी भी रा दिया गया होता है आधा रेफ में और बाद में कोई व्यंजन होता है, तो ये जो रा होता है इसके ऊपर उड़ंत बना लेता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, पुनर्नवा बन जाएगा, और ना में बाद वाले ना में उड़ंत लगेगी। लेकिन यहाँ पर पहले वाले ना में लगा दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया है और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है। तो मतलब आशीर्वाद भी आपका सही होगा, उत्तीर्ण भी सही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, निम्नलिखित में से प्रकंपित अर्थात लुंठित वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है। तो बेटा अगर प्रकंपित की बात करें या फिर लुंठित की बात करें, तो इसका राइट आंसर है रा से जो रथ होता है ना, रा से जो रा होता है, इसे प्रकंपित या लुंठित वर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसे किस नाम से जाना जाता है, या को बेटा अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है, वा को भी अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। पार्श्विक के अंतर्गत आपका ला आता है, लुंठित के अंतर्गत आपका रा आता है। मतलब पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो वो ला से लड्डू है, लिख देता हूँ, ये आपके पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, या आपका, और यहाँ पर जो वा दिया गया है, ये बेटा आपके अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो रा किस में आता है, रा आपका जो है लुंठित के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रा आपका लुंठित के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रश्न दिया गया है अगला, ध्यान से देखिएगा। वाक्य को सही क्रम से लिखना है। आपके सामने दिया गया है कि भैया वाक्य को सही क्रम से लिखो। थोड़ा सा हम समय देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें एक्चुअली समझना भी है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें दिया गया है राम भक्त होने के नाते। पहला दिया गया है आपका राम भक्त होने के नाते, तो ये तो भैया तुरंत राजी हुए सीता से मिलने के लिए अंजनी पुत्र हनुमान। तो एक बात तो क्लियर है कि ये तो फर्स्ट नंबर में जा रहा है। ओके, ये फर्स्ट नंबर में जा रहा है। राम भक्त होने के नाते, ये बिल्कुल सही लिखा है, मतलब ये आपका बिल्कुल सही लिखा है। अब राम भक्त होने के नाते अंजनी पुत्र हनुमान, ये आना चाहिए चौथे नंबर वाला, तुरंत बाद में आना चाहिए, मतलब चौथे नंबर वाला आ गया।
अंजनी पुत्र हनुमान सीता जी से मिलने के लिए, मतलब तीसरे नंबर में ये आना चाहिए, तो तीसरे नंबर में हमने इसे सेट कर दिया। बचा कौन, तुरंत राजी हो गए तो दूसरे नंबर वाला आ गया। अब क्या हुआ, अगर इस वाक्य को हम सही तरीके से रखें, मतलब सबसे पहले नंबर में हम इसको रखें कि राम भक्त होने के नाते अंजनी पुत्र हनुमान सीता जी से मिलने के लिए तुरंत राजी हो गए, ऐसे क्रम लगा देंगे। मतलब पहले नंबर में ये रहेगा, फिर उसके बाद तुरंत वाक्य ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे वाक्यांश, मतलब ये वाक्यांश लिखोगे, फिर ये लिखोगे, पूरा एक वाक्य बन के तैयार हो जाएगा। तो अब क्रम एक्चुअली में ये गया, 1 4 3 2 है कहीं पे, इस पे तो है नहीं। 1 से शुरुआत होनी है, इसमें 4 से शुरुआत हुई है तो वैसे भी नहीं होना है, ये 4 से शुरुआत नहीं होना, मतलब 1 और 2 में मामला है। 1 2 है, इसमें 1 4 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा दिया गया है रतिपति। क्या लिखा हुआ है, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानना है। रतिपति का समानार्थी, समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ देने वाला, या दूसरी भाषा में मैं बात करूं तो मतलब है पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर छांटना है, पर्यायवाची शब्द का यहाँ पर चुनाव करना है। तो रतिपति, रतिपति मतलब कौन, तो इसका राइट आंसर है बेटा पंचसर। क्या है राइट आंसर, पंचसर। पंचसर का समानार्थी आपका रतिपति है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने तो ऑलरेडी है, लेकिन थोड़ा सा बड़े फॉर्मेट में है, मैं थोड़ा सा इसे छोटा करता हूँ। हाँ, इसे देखो बेटा ध्यान से, ये आ गया आपके सामने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंधित नहीं है। मतलब 4 में से 3 तो इससे कहीं ना कहीं संबंध हैं, लेकिन एक आपका नहीं वाला है और उसी का चुनाव आपको करना है। पढ़ लेना प्रश्न को, एक्चुअली जल्दी जल्दी में जोश में आके कहते अरे ये पपीया वाला सही है, तोता वाला सही है, मोर वाला सही, गड़बड़ हो जाता है। पहले समझो हाँ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। कह रहा है कि सारंग का अर्थ नहीं है, कह रहा है, ये आपसे पूछा गया। तो बेटा सारंग का अर्थ पपीया होता है, सारंग का मतलब पपीया होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है कोयल, सारंग का मतलब कोयल भी होता है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। और सारंग का मतलब मोर भी होता है, लेकिन सारंग का मतलब बेटा तोता नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत ही आपसे आंसर करवाया गया है ना, गलत ही पूछा गया है, नहीं है कह रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाहुन दिया गया है और पाहन है और पाहुन है, युग्म शब्द के सही अर्थ भेद का चयन करना है। मतलब ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें सही कौन सा है वो पूछ रहा है। तो एक्चुअली में क्या है बेटा ना, पाहन मीन्स होता है पत्थर। ये जो पाहन है ना, इसका मतलब होता है बेटा पत्थर, पाहन का मतलब होता है पत्थर। और दूसरा यहाँ पर जो पाहुन दिया गया है, इसका मतलब होता है अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो। तो अब पाहन का बेटा पत्थर हो गया, पाहुन माने अतिथि हो गया। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न बेटा आपके सामने दिया गया है, बावर्ची दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, बावर्ची दिया गया है। और आपसे बोला गया है कि यहाँ पर जो बावर्ची लिखा हुआ है ना, यहाँ पर प्रत्यय का कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, कोई शब्द हो, शब्द है कोई, और शब्द के बाद में जो कुछ भी जोड़ा जाता है, शब्द के बाद में जो भी जोड़ा जाता है वो आपका प्रत्यय होता है, और जो शब्द से पहले जोड़ा जाता है वो आपका उपसर्ग होता है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, किसी शब्द के पहले जो भी कुछ वाक्य का टुकड़ा या खंड जोड़ा जाता है, वाक्य का नहीं शब्द का, ठीक है, वो आपका उपसर्ग होता है। और शब्द के बाद में जो भी शब्द का टुकड़ा या अंश जोड़ा जाता है वो बेटा आपका प्रत्यय होता है। मतलब प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है और शब्द के पहले उपसर्ग लगता है, ये कंक्लूजन निकल के आया। अब आपसे प्रत्यय पूछा गया है, मतलब भैया मामला बाद का चल रहा है, तो बाद का हमें यहाँ पर
देखेंगे, बाद का ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। तो बाबर धन ची, रची तो यहाँ पर है नहीं। इसके बाद क्या कह रहा है, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो बावर टूटेगा और धन ची में टूटेगा। तो ची आपका क्या है बेटा, एक प्रत्यय है, क्योंकि शब्द के बाद में लगाया गया है, इसलिए ची यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी में भी दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग आपके बेटा किसी शब्द के पहले लगते हैं, अभी अभी मैंने स्पष्ट किया, शायद आप भूले भी नहीं होंगे। तो सम किस में लगाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से इन्हें देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और ध्यान से हम इन्हें देखते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 नंबर का है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे हम तोड़ेंगे। तो अगर संहार को तोड़ेंगे ना, तो इसे हम ऐसे तोड़ेंगे, सम धन हार। क्या तोड़ेंगे, सम धन हार। और क्या कह रहा है, सम ही कह रहा है। अब यार सम पहले लगा भी है हार के, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता ही नहीं होगी, उत्तर की खोज में हम निकले थे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ने हमारा काम चला दिया, आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय की भावी योजनाओं व कर्मचारियों की जिम्मेदारी का जो विवरण होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। क्या उसे कार्यवृत्ति कहा जाता है, या फिर उसे कार्य सूची बोलते हैं, योजना फिर कार्य निष्पादन। तो बेटा कार्यालय की जो भावी योजनाएं हैं, भविष्य में जो कार्य करने वाली योजनाएं हैं, या फिर कर्मचारियों की जो जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, भविष्य के लिए जो विवरण दिया गया है, वो एक्चुअली आपका बेटा कार्य सूची कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसे कार्य सूची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया मेरे बच्चों को। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, इस तरीके की वीडियो चाहिए, तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस तरीके की बातें और इस तरीके के प्रश्न और इस तरीके के शानदार प्रश्न आपको यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न दिया गया है कि अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र के संबंध में असत्य कथन का पहचान करना है, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत का चुनाव करना है। वो ये कहना चाहता है असत्य कथन का चुनाव करना है, मतलब गलत वाले का चुनाव करना है, जल्दी जल्दी में सत्य मत पढ़ लेना। पहला क्या दिया गया है, ध्यान से जरा देखिए, 22 नंबर का शानदार प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि इसमें कार्यालय का नाम पता आदि लिखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, लिखा जाता है, सही है। आपसे गलत पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो रहने वाला है नहीं, ये तो आपका कट हो जाएगा। किसी अधिकारी द्वारा अपने से उच्च अधिकारी को लिखे जाते हैं अर्धशासकीय पत्र। चलो इसको भी हमने मान लिया, लेकिन अभी हम थोड़ी देर शांत रहेंगे, अगले ऑप्शन पर चलेंगे। किसी अधिकारी को वैयक्तिक रूप से किसी खास विषय की ओर ध्यान दिलाने हेतु किसी विलंबित कार्य को शीघ्र करवाने हेतु लिखे जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो लिखे जाते हैं यार। तो पहला वाला भी सही था, लेकिन आपसे गलत पूछा गया था, इसलिए वो भी कट हो गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी कट हो जाएगा। इसमें आत्मीय स्पर्श का समावेश होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, मतलब, लेकिन आपसे गलत वाला पूछा गया। अब गलत कौन सा है, किसी अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारी को लिखा जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, लेकिन प्रश्न के अनुसार यही आपको सही करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद करना है। संधि क्या होती है, दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है, उसके बाद जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। लेकिन संधि को जब आप तोड़ देते हैं तो उसे संधि विच्छेद के नाम से जाना जाता है। तो संधि को यहाँ पर तोड़ने की बात कर रहा है, जोड़ने की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो तोड़ने की बात अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मृत्युम धन जय में टूट जाएगा। अब आप देख लो कहीं ऑप्शन दिया गया है क्या, मृत्युंजय जो आपका लिखा गया है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, आपसे संधि विच्छेद की बात भी वो कर रहा है, तो संधि विच्छेद क्या होगा बेटा, मृत्युम धन जय हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, मृत्युम, लो ऑप्शन नंबर ए ही तो दिया गया है, 23 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है,
बाकी संधि पर बेटा डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैंने विस्तार से A to Z समझाया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसके बाद स्वर के जो 5 वेद होते हैं उन पर भी बात की है। सारे नियम कानून की हमने धज्जियाँ भी उड़ाई है, और कैसे हमें आंसर निकालना होता है, नियम को तोड़ना कैसे होता है और आंसर को निचोड़ना कैसे होता है, वो भी मैंने सिखाया है। अगर बात करें हम नयन की, नयन यहाँ पर दिया गया है। इसका बेटा हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद हमें नयन का करना है। ध्यान से देखिएगा, नयन का क्या करना है, हमें संधि विच्छेद करना है। ध्यान से देखो बेटा, नयन को अगर हम तोड़ेंगे तो वास्तविकता में टूटेगा ने धन अन में। किस में टूटेगा, ने धन अन में टूटेगा, इसलिए यहाँ पर आपका नयन हो जाएगा। और ने धन अन आपके ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24 का। अच्छा यन दिया गया यार, अन होना चाहिए ना। ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके, ये नहीं है भाई, गलत हो गया। मैं बता सही रहा हूँ लेकिन ऑप्शन मैंने गलत बता दिया है ना। चलो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एक्चुअली आपका राइट है। वही मैंने देखा, मैंने कहा भाई कुछ गड़बड़ हो गया क्या। यहाँ पर यन लिखा हुआ है, यन यहाँ पर क्या होना चाहिए, अन होना चाहिए। अन यहाँ पे मिल रहा है, ने तो मिल रहा है यहाँ पर ना, यही मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा, मैंने बताया वही है, बस ऑप्शन केवल दूसरा हो गया। अगला प्रश्न बेटा कि अभिषेक का बताना है। ठीक है, 25 नंबर का प्रश्न है, अभिषेक का बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, मैं लिख देता हूँ बेटा अभि धन शेक। ये शुद्ध शुद्ध संधि विच्छेद होगा। ध्यान से देख लेना कहाँ पे दिया गया है। अभी तो दिया गया है सब में, ये देखो बड़ी अभी है इसलिए तो है नहीं है, इन सब में थोड़ा थोड़ा दिया गया है। ठीक है, अभी धन शेक, तो ये तो सेम सेम लिखा गया, ये तो है नहीं। अभी धन शेक, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है बेटा कन्यादान। क्या है बेटा, कन्यादान। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये रहा बेटा कन्यादान। कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह बताना है। मतलब क्या करना है, यहाँ पर कन्यादान एक्चुअली क्या है, ये बेटा एक आपका समास है। ठीक है, और समास को तोड़ना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। वो आपसे विग्रह करवाना चाहता है कि जब कन्यादान को तोड़ोगे तो एक्चुअली में इनमें से कौन सा विग्रह सही होगा। ठीक है, तो कन्या को दान तो होता नहीं है। ओके, कन्या के लिए दान, थोड़ा सोचना पड़ेगा। कन्या के लिए दान थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन दूसरा कह रहा है कन्या का दान। अगला है कन्या प्रदान, कन्या प्रदान नहीं होता। अब ऑप्शन नंबर बी और सी में तिकड़म फंस रहा है। तो अब आपने क्या कर दिया, कन्या का दान कर दिया। तो कन्या के लिए थोड़ा ना आपने कुछ दान किया है, कन्या की शादी कर दी, मतलब कन्या को ही दे दिया आपने ना, कन्या को ही, मतलब कन्या का दान कर दिया, कन्या के लिए दान नहीं किया आपने, इसलिए के लिए भी कट हो गया, तो कन्या का दान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला 27 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि घुड़साल का समास विग्रह करना है। मतलब यहाँ पर जो आपका घुड़साल दिया गया है इसका आपको समास विग्रह करना है। समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। मैंने डेडिकेटेड वीडियो इस पर भी बनाया हुआ है। तो घुड़साल, घुड़साल का मतलब होता है घोड़ों के लिए साल, तो घोड़ों की साल तो होगा नहीं, 27 का ऑप्शन नंबर ए कट हो जाएगा। घोड़ों के लिए साल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। घोड़ों के लिए साल, साल का मतलब होता है घर, मतलब जहाँ पर आपके घोड़े रहते हैं वो आपका घुड़साल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द का चुनाव करना है, गलत शब्द का चुनाव करना है। व्यवहारिक, ध्यान से देखना, अशुद्ध का चुनाव करना है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्यवहारिक। अच्छा मैं और आपको सिखा देता हूँ आगे। व्याप्त एक्चुअली में बिल्कुल सही है, व्यवस्थापक भी आपका सही है, वयस्क मताधिकार वयस्क भी सही है। अब आप कहोगे व्यवहारिक सही तो लिखा है, नहीं बेटा व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है।
इसलिए यहाँ पर बड़ा की मात्रा यहाँ लगनी चाहिए थी, वो लगाई नहीं इन्होंने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला पूछा गया है आपसे ना, तो यही तो गलत था, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, मतलब 4 में से 1 सही है और 3 आपके गलत यहाँ पर दिए गए हैं 29 नंबर के प्रश्न पर। ध्यान से देखिए, तेरे तो सांस फूल गई, यार मेरी है, मेरे तो सांस फूल गए, यार मेरी तो सांस फूल गई, ये तो भैया बिल्कुल सरासर गलत है। जब गलत है तो गलत है, क्योंकि हमें सही का चुनाव करना है, सही वाले का चुनाव करना है। उसका तो चटपट प्राण उड़ गया, प्राण हमेशा उड़ते हैं, प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है और बहुवचन में होता भी है, इसलिए दूसरा भी गलत हो गया। पढ़ी हुई इनमें से कई किताबें हैं, उल्टा सीधा कर दिया है, शब्द विकार कर दिया है आपके, कौन पहले आना चाहिए कौन बाद में आना चाहिए, न कर्ता कर्म के सीक्वेंस का, नंबरिंग का, क्रम का पता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। उपर्युक्त कथन सही नहीं है। यही भैया अपने आप में सही बात है कि जितने के जितने ऊपर 3 कथन हैं वो सच में बिल्कुल सही नहीं है, गलत है तो बिल्कुल सही बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 29 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है। क्या है बेटा, रिक्शा किस भाषा का शब्द है, ये आपसे बोला गया है इस प्रश्न में। रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो रिक्शा आपका चीनी भाषा का शब्द तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 कट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, रिक्शा रूसी भाषा का भी शब्द नहीं है, ये भी कट हो जाएगा। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जर्मनी होगा ही नहीं जब जापानी पहले ही हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 31 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे प्रश्न किया गया है। क्या 2 प्रकार के होते हैं छंद, तो ना भैया 2 प्रकार के तो होते नहीं है छंद, इसलिए ये वाला तो भैया कट हो जाएगा। छंद क्या 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही बात, छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करके बता देंगे, और नहीं बताएंगे तो डेडिकेटेड वीडियो बनाए, वहाँ से देखेंगे समझेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे, फिर हमें बता देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली सौ हैं विधो, आगे कौन हवाल। वाह क्या बात है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। अलंकार किस अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्या यहाँ पर रूपक अलंकार है, तो बेटा यहाँ पर रूपक अलंकार बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, विशेषोक्ति अलंकार है, तो ना यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार भी नहीं है, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है, निशाना अन्य पर साधा गया है। एक्चुअली क्या था ना कि एक राजा होता है और युवा कन्या के साथ शादी कर लेता है, फिर वहीं मस्त रहता है। इसके बाद क्या होता है ना, तब जो ये व्यंग करते हुए किसी कवि के द्वारा ऐसा बोला जाता है, सीधे सीधे बोल देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, तो अन्योक्ति है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा वाक्यांश होता है, एक पूर्ण वाक्य नहीं होता। लोकोक्ति एक आपका पूर्ण वाक्य होती है। तो मुहावरे के बारे में आप जान गए कि वाक्य का एक अंश होता है, वाक्य का एक भाग होता है, अपने आप में पूरा अर्थ नहीं दे सकता, लेकिन वाक्य के साथ मिलने के बाद कहते नहीं है 4 चांद लगाने का काम करता है। ठीक है, तो बाधा डालना मतलब पारा चढ़ना। यार तुमने बाधा डाल दी तो क्या मेरा पारा चढ़ जाएगा, मतलब मेरे को गुस्सा बहुत तेज आ जाएगी, तुमने बाधा डाल दी है, तो ये इसमें बात में उतनी दम नहीं लग रही है। तो जब इतनी दम नहीं है तो ये इसकी भी दम निकल जाएगी। रोड़ा अटकाना, बाधा डालना, रोड़ा अटकाना, ये बात तो सही है भैया, रोड़ा अटका दी, बाधा डाल दी। ऑप्शन नंबर बी आपने क्या किया,
बिल्कुल सही कर दिया, आगे के ऑप्शन पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला बेटा है कि काम बिगड़ जाने के बाद, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति बताइए। लोकोक्ति वो होती है जो अपने आप में पूरा अर्थ रखती है। का बरसे जब कृषि सुखानी, मतलब का बरसा जब कृषि सुखानी। यार खेत पूरा सूख गया, बारिश हुई है, कोई मतलब नहीं रहा, पानी बरसने का क्या फ़ायदा रहा। ये 34 नंबर का प्रश्न है, लेकिन ये उतना सटीक बैठ नहीं रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो बैठ रहा है। एक पापी सारी नाव डुबो देता है, नहीं ये तो है नहीं। नहीं बिस बेल अमी फुल पुरही, ये भी नहीं है। अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, क्या बात है, यही बिल्कुल सही आंसर है कि चिड़िया खेतें चुग गई हैं, बैठ के पछता रहे हो। ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भारी पड़ गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऑप्शन नंबर डी 34 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है कि मुक्ति का पर्यायवाची है। मुक्ति का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द के नाम से जाने जाते हैं। और मुक्ति का पर्यायवाची कौन सा है, ये आपसे प्रश्न किया गया। तो मुक्ति का मतलब होता है अपवर्ग हो जाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आगे आपको जाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से, को पर्याय नहीं है, गलत वाला छांटना है, सही मत छांटना। 4 में 3 तो होंगे, एक नहीं होगा, नहीं होने वाला चुनना है। अचला 36 नंबर का प्रश्न है अचला। दूसरा है अचल। अचल तो बेटा पर्वत का होता है, तो जब होता है और आपसे कह रहा नहीं वाला चाहिए तो ये तो नहीं होगा। नग माने भी आपका पर्वत ही होता है, अद्रि माने भी पर्वत ही होता है। यार ये अचला होता है ना, अचला माने आपकी क्या होती है, शायद पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, फिर भी कमेंट करके आप बताइएगा अचला किसका होता है। चंचला, ओके, तो बताइएगा अचला के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपके 36 का दिया गया है वो राइट है, क्योंकि ये पर्वत का पर्यायवाची तो नहीं है। बाकी अचल, नग, अद्रि ये सब पर्वत के पर्यायवाची ऑलरेडी हैं, पहले से ही हैं। ठीक है, अगला सवाल है अनुरक्त का उपयुक्त विलोम बताना है। क्या कह रहा है, अनुरक्त का उपयुक्त विलोम। विलोम मतलब होता है विपरीत अर्थ देने वाले या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बेटा, विलोम शब्द कहलाते हैं। अनुरक्त 37 नंबर का प्रश्न है अनुरक्त। अनुरक्त का बेटा राइट आंसर है विरक्त। विरक्त पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म का चुनाव करना है। मतलब विलोम का एक युग्म दिया गया है तो अशुद्ध वाले का चुनाव करना है। मतलब 3 तो भैया सही होंगे और 1 होगा गलत, और ये गलत वाला ही तुम्हारा उत्तर होगा। सही कहने का मतलब ये है। तो निंद का स्तुत्य होता है, निंद का स्तुत्य विलोम होता है, बिल्कुल सही बात है और सही है, लेकिन प्रश्न में गलत पूछा गया है, इसलिए भैया प्रश्न के अनुसार तो गलत बात है। दूसरा कह रहा है निषिद्ध का विहित। निषिद्ध का क्या होता है बेटा, विहित होता है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार गलत है। निर्मल का मलिन होता है, लेकिन यहाँ पर अमल लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये है एक्चुअली गलत और आपसे गलत वाला ही पूछा गया, इसलिए यही सही हो जाएगा। इथि का अथ होगा, ये भी सही है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गेहूं का तत्सम बताना है। बेटा तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं और जैसे संस्कृत में हैं उनका प्रयोग वैसा ही हिंदी में किया जाता है, वो तत्सम होते हैं। और संस्कृत शब्दों का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है या कह सकते हैं विकृत रूप होता है, जिन्हें हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो बेटा आपके तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, डेडिकेटेड इन पर भी वीडियो बना हुआ है। तो संस्कृत के शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग मतलब तत्सम,
और संस्कृत के शब्द लेकिन बदल डाला हमने अपने अनुसार और उनका हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। सिर्फ संस्कृत वाले ही, अब अंग्रेजी वाले उठा के मत आना, संस्कृत वाले ही होने चाहिए, वो आपके तद्भव कहलाते हैं। तो ये बात तो रही इसकी तत्सम और तद्भव। गेहूं क्या है? तो गेहूं बेटा आपका एक तद्भव शब्द है। क्या है? गेहूं एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो गोधूम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव है? मतलब संस्कृत शब्दों का विकृत रूप है, संस्कृत शब्दों को हमने बदल बदल के अपने अनुसार ढाल लिया है और उनका प्रयोग कर रहे हैं, वो आपका क्या होता है? तद्भव होता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर करना है। 40 नंबर का प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखना। यहाँ पर दिन आपका क्या है? ये तत्सम में आता है, स्कंद भी है, अंधकार भी है, लेकिन कपास आपका क्या है? तद्भव शब्द है और आपसे तद्भव पूछा भी गया है। कपास का क्या होता है? करपास होता है। ठीक है, ये करपास क्या होता है बेटा? तत्सम होता है और तद्भव आपका कपास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न तो हमें लगता है काफ़ी लंबी चौड़ी कथा कहानी दी गई है, ज़रा देखें क्या है। निम्नलिखित गद्यांश दिया गया है, गद्य का एक अंश उठाकर आपके सामने रखा गया है और आपसे बोला गया है कि भैया इसको पढ़ लो, भैया पढ़ लो, फिर आंसर करो। 5 नंबर पक्के किए जा सकते हैं, थोड़ी सी सावधानी के साथ आराम से पढ़ना पहले। वैसे तो सही तरीका ये कहता है कि आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए 1 से 2 बार और उसके बाद इस गद्यांश को पढ़िए, जिससे आंसर आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि ये प्रश्न अभी अभी मैंने पढ़ा है, उसका आंसर एक्चुअली ये हो सकता है, और उसे आप मिला कर लें, जल्दी से आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलिए फिर भी मैं पढ़ देता हूँ उसे। यह तो आप जानते ही हैं, वो तो हम भैया सब जानते हैं। ठीक है, यह तो आप जानते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला हुआ करती थी। ओपैरिन का सिद्धांत आपने बायोलॉजी में इंटर में पढ़ा है। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि ऐसी आग मुझ पानी का जन्म कैसे हुआ। इसमें पानी अपनी कहानी बता रहा है, आप बीती बता रहा है कि आग का गोला तो पृथ्वी थी, मैं पानी का जन्म हो कैसे गया। लगता यह है कि हमारी पृथ्वी ज्यों ज्यों ठंडी होती गई उसमें मौजूद गैसों की क्रियाएं होने लगीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के मेरा निर्माण कर डाला। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं से मेरा जन्म हुआ है, ऐसा पानी कह रहा है। इन दोनों ने अपना अस्तित्व मिटा करके मुझे अस्तित्व देने का काम किया है। पहले मैं पृथ्वी के ऊपर भाप के रूप में ही विद्यमान हुआ करता था, जो कि बारिश के रूप में बरस जाता था। फिर जाने क्या हुआ कि मैं ठोस बर्फ़ में बदल गया। आप भैया लेह लद्दाख घूम के आना, बर्फ़ के दर्शन हो जाएंगे। कल्पना करो चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़, जब सूर्य की किरणें हम पर पड़ती, चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता। लाखों वर्षों तक इस रूप में रहने के बाद मैं फिसलने लगा। आप मत फिसलना, टारगेट पूरा कर लो फिर फिसलना, ठीक है, क्योंकि बर्फ़ के ही दबाव से निचली परत पिघलने लगती है और फिसल कर हम पहुँचे सागर में। पानी कह रहा भैया हम समुद्र में पहुँच गए। यहाँ तक की तो बात निराली थी, यहाँ अब हमसे पहले पहुँचे पानी में छोटे छोटे जीव तैरने लगे। मतलब जीवधारियों की उत्पत्ति कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जीव तैरने लगे हैं। यहाँ पर ऐसा दिया गया है, घोंघे, मछलियाँ और कछुए भी आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ, जल के बाद स्थल में जीव बनने लगे और आज आप मैं उसी श्रृंखला के अंग हैं, ऐसा ओपैरिन ने भी बोला है और एक्चुअली में यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो ये सारा का सारा हमने एक्चुअली गद्यांश पढ़ लिया है। अब हमें आंसर करना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जीवधारी कहाँ पर पैदा हुए थे? साफ साफ बोल रहा है कि जब पानी बहते बहते आपका पहुँच गया समुंदर में, तो वहाँ पर जो समुंदर में पानी था वहाँ पर जीव का जन्म देखने को मिलता है। तो 41 का पानी में मिलेगा, तो भाप तो है नहीं, स्थल है नहीं, बर्फ़ है नहीं, जल में सबसे पहले आपके जीवधारी पैदा हुए थे। तो इसका आंसर तो आपने कर लिया, आसानी से कर लिया भाई। बर्फ़ क्यों फिसलने लगी थी, ये प्रश्न किया गया है कि भैया बर्फ़ क्यों फिसलने लगी, बर्फ़ आखिरकार क्यों फिसलने लगी।
तो बर्फ़ के बोझ और दबाव से निचली परत पिघल रही थी। क्या सही बात है? यही तो बात है, पानी यही तो विशेषता बतला रहा था कि हम बहुत दिनों तक बर्फ़ में पड़े रहे, लेकिन बर्फ़ दर बर्फ़ की परतें पड़ती गई, नीचे वाली बर्फ़ के दबाव में पिघलने लगी और हम भी पिघल गए, मतलब पानी के रूप में हम आ गए सामने। ऑप्शन नंबर ए 42 का आपका करेक्ट हो गया। देखो मैंने बोला था कि आप ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो आंसर की चुनौतियां तो पार कर जाएंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भैया। अगला प्रश्न है कि मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है? जल जीवों की श्रृंखला का अंग है? ना ना भाई, ये बात तो है नहीं। प्राकृतिक श्रृंखला का अंग है? ना 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 ना। प्राकृतिक परिवर्तन? ना ना। जीवधारियों की श्रृंखला का अंग है मनुष्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अगले प्रश्न पर कूच करते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा सा विकराल अवस्था में है, थोड़ा सा नन्ना मुन्ना बना लेते हैं। प्रश्न दिया गया है कि चारों ओर सौंदर्य पड़ता रिक्त स्थान के लिए एक शब्द का चुनाव करना है। चारों ओर सौंदर्य पड़ता रिक्त स्थान का चुनाव करना है। यहाँ पर दमक पड़ता 44 कह रहा है, दमक पड़ता तो दमकेगा नहीं भाई। बिफर नहीं होता, बिखर जरूर होता है। बिखर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता, बिखर भर दोगे काम बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, अगला है, यह आत्मकथा किसकी है? अभी वही वाला चल रहा है, मैंने बोला था 5 प्रश्न हो जाते हैं गद्यांश से। इसमें कह रहा है आत्मकथा किसकी है भैया? पानी की। शुरुआत से बेचारा बताता चला रहा है, मैं ऐसा हुआ, मेरा ऐसा हुआ, मेरा ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। तो अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सामने, निराला द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? मतलब निराला के द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का जो ललित गीतों का संग्रह है उसे किस नाम से जाना जाता है? आपसे ये प्रश्न किया गया है। तो बेटा इसका राइट आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी है, उसे गीतिका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो, शेष कादंबरी के उपन्यासकार कौन है? मतलब किसने रचना की है? उपन्यासकार कौन शेष कादंबरी के हैं? प्रश्न किया गया। देखो बेटा ये रचनाएं हैं ना, ये रटनी पड़ेगी, इनका शॉर्टकट को कोई जुगाड़ तो है नहीं। ठीक है, कि सारे प्रश्नों को मैं समझा देता हूँ कि भैया इसे इसे ऑप्शन कट हो जाएंगे, ढूंढ लो। अब इसमें ऑप्शन कैसे कट कर लोगे? तो रचनाएं तो जिस व्यक्ति की हैं वो तो नाम याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, डेडिकेटेड वीडियो इस पर भी है, चाहें तो आप देख सकते हैं। शेष कादंबरी के उपन्यासकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है बेटा अलका सरागवगी। आंसर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी 47 का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो, तो शेष कादंबरी बेटा अलका सरावगी की रचना है। प्रकृति का सुकुमार कवि बहुत पूछा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ना सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो 48 का तो ऑप्शन नंबर डी बेटा आपका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ओके, 49, आषाढ़ का एक दिन एक रचना है, किसकी रचना है? भैया आषाढ़ का एक दिन ना मोहन राकेश की रचना है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। अगला सवाल है और आज का लास्ट सवाल है, उसके बाद आपकी बारी है, कमेंट करके आप हमें बताओगे। ठीक है, ये लो प्रश्न सामने, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था? मतलब भारत भारती अवार्ड से सबसे पहले ये जो 4 ऑप्शन है किसको सम्मानित किया गया था? महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, राम कुमार वर्मा या फिर अज्ञे? तो राइट आंसर है बेटा महादेवी वर्मा इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा को सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है या किसी प्रश्न पर डाउट रहा है, ठीक है, तो आप प्रश्न कर सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से, और अपने संदेह को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इस तरीके के वीडियो आपको यहीं पर मिलते रहेंगे और आप अपनी तैयारी को
धार देने का काम करते रहें और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से जल्दी आप अपने लक्ष्य पर पहुँचें और जो हौसलों की उड़ान आप भरना चाहते हैं उसे भरें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।